नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं पेचीदा रिश्ते की बात करेंगे। जी। जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस, इनके बीच का जो समीकरण था। हमारे पास जो जानकारी है वो असल में दो अलग-अलग कहानियां बताती है। हाँ, दो अलग नजरिए हैं, बिल्कुल। एक नजरिया तो है जो ऐतिहासिक घटनाओं को देखता है, जो बातचीत की कोशिशें हुई और जो साफ-साफ वैचारिक मतभेद थे। जी बिल्कुल, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। और दूसरा स्रोत एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर खींचता है। वो कहता है कि नेहरू परिवार और खासतौर पर नेहरू वो आरएसएस या जिन्हें वो हिंदू पुनरुत्थानवादी कहते थे, उनसे सिर्फ चिढ़ते नहीं थे। अच्छा। तो फिर क्या, बल्कि उनके मन में एक गहरा डर था। डर? ये तो काफी अलग बात है। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, इसके तनाव, इसकी अलग-अलग व्याख्याएं। बिल्कुल। तो देखिए, शुरुआत करें अगर तो 1949 की एक मुलाकात का जिक्र आता है पहले स्रोत में। हाँ, नेहरू और गोलवलकर की मुलाकात। जी। उस वक्त के आरएसएस सरसंघ चालक, आरएसएस के अपने अखबार ऑर्गेनाइजर ने इसे बड़े ही उम्मीद से लिखा था, टू मैन ऑफ डेस्टिनी मीट। जैसे दो दिग्गज मिल रहे हैं भविष्य के लिए। हाँ, कुछ ऐसी उम्मीद थी शायद, पर वो उम्मीदें ज्यादा चली नहीं। नेहरू के मन में ना आरएसएस को लेके शुरू से ही काफी शक था। किस तरह का शक? देखिए, नेहरू का विजन था एक सेक्युलर, मॉडर्न, प्लूरलिस्टिक भारत का। हाँ, अनेकता में एकता। बिल्कुल। और आरएसएस का जो कथित जोर था हिंदू राष्ट्र पर, सांस्कृतिक एकरूपता पर, वो नेहरू की सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, बुनियादी तौर पर अलग था। और ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं था, नेहरू ने तो कोशिश भी की आरएसएस को कांग्रेस से दूर रखने की। हाँ बिल्कुल। पहले स्रोत में तो यहाँ तक कहा गया है कि उन्होंने आरएसएस को एक प्राइवेट आर्मी जैसा बताया था। अच्छा। जी। उनका मानना था कि ये गतिविधियां राजनीतिक हैं, कम्युनल हैं और भारत के लिए ठीक नहीं। ये तो शुरुआती दौर की बात हो गई, लेकिन फिर हालात और बिगड़े हैं ना? हाँ, बहुत ज्यादा। 1948 में गांधी जी की हत्या, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, क्योंकि हत्यारे नाथूराम गूडसे का नाम आरएसएस से जुड़ा था पूर्व में। जी। और इस पर नेहरू की प्रतिक्रिया बहुत सख्त थी। पहले स्रोत में लिखा है, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले हिंसा फैला रहे हैं। और इसके फौरन बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन बैन हटा भी तो था बाद में। हाँ, हटा था। आरएसएस ने लिखित में आश्वासन दिया कि वो भारत के संविधान और तिरंगे के प्रति निष्ठा रखेंगे। पर नेहरू का शक खत्म नहीं हुआ। नहीं, पहले स्रोत के हिसाब से नेहरू का शक बना रहा। उन्हें लगता था कि आरएसएस की जो मूल विचारधारा है वो भारत की विविधता में एकता वाली बात के खिलाफ है। यहीं पर शायद दूसरा स्रोत कुछ और कहता है। हाँ, यहीं पर दूसरा स्रोत एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद एंगल लाता है। क्या कहता है वो? वो ये दावा करता है कि नेहरू की जो चिढ़ थी या जो असहजता थी वो सिर्फ आरएसएस तक नहीं थी। अच्छा, और किस पर थी? वो सरदार पटेल और यहाँ तक कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं को भी पुनरुत्थानवादी यानी रिवाइवलिस्ट मानते थे। मतलब जो पुरानी भारतीय संस्कृति पर ज्यादा जोर देते थे। जी हाँ। और उनसे भी नेहरू एक तरह की दूरी महसूस करते थे, ऐसा दूसरा स्रोत का कहना है। और इस दूसरे स्रोत में नेहरू और राष्ट्रपति प्रसाद के बीच के कुछ मतभेदों का जिक्र भी है शायद। हाँ, बिल्कुल है, जैसे सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। हाँ, प्रसाद जी तो गए थे उद्घाटन में। जी, जबकि नेहरू इसके सख्त खिलाफ थे। कहा तो ये भी जाता है कि नेहरू ने प्रसाद जी का भाषण सरकारी मीडिया पर आने से रुकवा दिया था। अच्छा। एक और उदाहरण दिया जाता है काशी में प्रसाद जी का पंडितों के पैर धोना। उस पर भी नेहरू ने सार्वजनिक तौर पर ऐतराज जताया था। लेकिन ये तो हुई असहजता या मतभेद की बात। वो डर वाली बात कहाँ से आई? हाँ, तो दूसरा स्रोत इस कहानी में एक और बल्कि ज्यादा चौंकाने वाली परत जोड़ता है, डर की। डर? जी, ये स्रोत दावा करता है कि नेहरू परिवार और खासकर नेहरू आरएसएस से सिर्फ असहमत नहीं थे बल्कि असल में डरते थे। डर? ये तो मतलब बहुत बड़ा दावा है। किस बात का डर? देखिए, दूसरे स्रोत के अनुसार ये डर राजनीतिक था, सत्ता का डर। कैसे? जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्तियों पर जोर देना शुरू किया, जैसे बिल रोकना, कैबिनेट बर्खास्त करना, नए चुनाव करवाना। हाँ, राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां तो होती हैं। जी, तो नेहरू को कथित तौर पर यह डर सताने लगा। जैसा पत्रकार दुर्गादास ने गृह मंत्री पंत के हवाले से लिखा है कि कहीं प्रसाद जनसंघ और आरएसएस के साथ मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाना दें। ओहो, मतलब ये डर था कि उनकी सरकार गिराई जा सकती है। हाँ,
सत्ता खोने का डर, ऐसा दूसरा स्रोत कहना है। तो क्या ये स्रोत ये कह रहा है कि नेहरू के कई राजनीतिक फैसले इस डर से प्रभावित थे? और क्या ये डर सिर्फ नेहरू तक था? दूसरा स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि ये डर एक तरह की विरासत बन गया। विरासत? कैसे? वो दावा करता है कि ये डर इंदिरा गांधी के समय भी दिखा, जैसे Yes. इमरजेंसी में आरएसएस पर बैन या बाला साहेब देवरास को भेजे गए गुप्त संदेश। फिर सोनिया गांधी के समय भी, जैसे एंटी कम्युनल वायलेंस बिल का कथित निशाना आरएसएस ही था। और यहाँ तक कि राहुल गांधी की बयानबाजी में भी ये झलकता है। अच्छा, मतलब ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ऐसा दावा है। जी, कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन उनकी राजनीतिक सत्ता के लिए एक खतरा हैं, ये सोच बनी रही। ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। आमतौर पर ये बातें सुनने को नहीं मिलती। हाँ, और दूसरा स्रोत आरएसएस के अपने सफर पर भी टिप्पणी करता है। किस तरह? वो कहता है कि देखिए, इतने बैन लगे, गांधी हत्या के बाद, इमरजेंसी में, बाबरी विध्वंस के बाद, हाँ संघी शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया गया। हाँ, ये तो हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये संगठन लगभग 100 साल से चल रहा है और लगातार मजबूत हुआ है। और इसकी तुलना वो कांग्रेस से करता है। जी, कांग्रेस पार्टी की कथित गिरावट और सत्ता से बाहर होने पर उसकी बेचैनी से इसकी तुलना करता है। तो अगर हम सार निकालें इन दोनों स्रोतों का, तो नेहरू और आरएसएस का रिश्ता सिर्फ विचारधारा का टकराव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें गहरा विश्वास था, इतिहास के बड़े मोड़ थे, जैसे गांधी हत्या, बैन। और कम से कम एक नजरिए से इसमें व्यक्तिगत नापसंदगी और शायद राजनीतिक डर भी था। हाँ, एक गहरा राजनीतिक डर। ये दोनों बातें एक साथ सुनना काफी दिलचस्प है। एक तरफ खुली लड़ाई विचारधारा की, दूसरी तरफ एक छिपी हुई कहानी डर की। ये साफ है कि हमारे स्रोत दो बिल्कुल अलग व्याख्या दे रहे हैं। हाँ, और शायद यही इन स्रोतों का महत्व है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। जी, इन जटिल ऐतिहासिक रिश्तों और इनकी इन अलग-अलग व्याख्याओं को देखते हुए विचारधारा बनाम डर, ये सोचने वाली बात है कि नेहरू आरएसएस समीकरण की जो दोहरी विरासत है, वो आज भी भारत की राजनीति को, मतलब सेक्युलरिज्म, राष्ट्रवाद, सत्ता संघर्ष की बहसों को किस तरह प्रभावित कर रही होगी। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है।